उसने 2 साल तक आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद किसी तरह का कोई करेक्शन नहीं किया। तो फाइल नंबर 3264 धूल फांक रही है। बुक्स है आपके सामने हाथ में, एनसीईआरटी बुक्स, तब भी आप गलत पढ़ा रहे हो। अब जब से ऑनलाइन हो गया है तब से भगवान आए हैं एजुकेशन का, जो माफिया है कि 80 रुपये का एनसीईआरटी, 200 रुपये का सर वाला पढ़ा, तुमको गलत पढ़ाऊंगा भी, तेरा करियर भी बर्बाद करूंगा, इधर से ना सही ना कैसे ना पकड़वा, कैसे पकड़ूंगा और तुमसे पैसा भी निकालूंगा। सूचना देने के बावजूद भी किसी तरह का कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। बच्चों को इन्होंने ठूंस रखा है भेड़ बकरियों की तरह। हमारे जमाने में तो कोचिंग्स नहीं थे। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पथ। एक पिता अपने बेटे को पढ़ता हुआ देखकर बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन अचानक से कुछ गड़बड़ी, फैक्चुअल मिस्टेक, चूंकि पापा जो थे वो खुद भी टीचर थे, कुछ फैक्चुअल मिस्टेक निकली। मिस्टेक क्या? अरे ये क्या पढ़ रहे हो, क्यों गड़बड़ पढ़ रहे हो, ठीक थोड़ी ना है ये, उसको ठीक करो, ये ठीक से पढ़ो। एक बार, दो बार, तीसरी बार जब टोका तो बच्चे ने कहा, पापा वही पढ़ रहा हूं जो पढ़ने के लिए आपने मुझे दिया है। पिता ने रीचेक किया और जब रीचेक किया तो पता चला कि पिता ने जो कुछ भी सामग्री अपने बेटे को पढ़ने के लिए दी थी, मिस्टेक तो उसी सामग्री में थी। और उसके बाद पिता ने ठाना कि ये मिस्टेक जो लाखों करोड़ों बच्चों के पास जा रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस पे उंगली उठनी चाहिए। आज शिक्षा जगत से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों को लेकर, कुछ ऐसे खुलासों को लेकर हम रूबरू होने जा रहे हैं। हमारे आज के दो गेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हर उस व्यक्ति के लिए जिनके घर में बच्चा पढ़ रहा है, जिनके घर में बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं, जिनके घर में बच्चे तैयार हो रहे हैं आने वाले सालों में कोचिंग जाने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ हैं उमा शंकर जी, जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनके साथ में है हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैंने जो कहानी सुनाई आपको दोस्तों, वो आपसे ही शुरू है, आप ही उसके सूत्रधार हैं सर। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपने अब तक बहुत सारे ये जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान, उन शिक्षण संस्थानों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाकर बहुत सारी चीज़ें जो है आपने अपने उसमें फैक्चुअल मिस्टेक निकाली हैं। साथ में उमा भाई हैं, इन्होंने बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन किए हैं, खास तौर पर शिक्षण संस्थानों के ऊपर, कोचिंग सेंटर्स के ऊपर, और उसमें से ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर आई हैं जो सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। डॉक्टर राजकुमार, सबसे पहले आपके पास आते हैं, ये कब शुरू हुआ? कोविड एरा में बहुत ही प्रचलित हुआ एक कोचिंग संस्थान का सब्सक्रिप्शन मैंने अपने बेटे के लिए लिया। बड़े शौक से मेरा बेटा बायोलॉजी लिया था, पापा तुम भी बायोलॉजी के प्रोफेसर रहे हो तो मैं डॉक्टर बनूंगा। लेने के बाद कभी कभी मैं उससे पूछता था तो 10 में से 5 सवाल के जवाब जरूर वो गलत बोलता था। 2-4 बार हुआ, अगली बार मैंने उसे डांट दिया, पढ़ते नहीं हो तुम। उसने भी थोड़ा गुस्सा होकर कहा, पापा तुमने जो दिया है वही तो पढ़ रहा हूँ, उसमें ये लिखा है। अच्छा। जी हाँ, मैंने उसे चेक करना शुरू किया तो पाया कि बायोलॉजी के, बॉटनी और जियोलॉजी के प्रत्येक वीडियोज में 10, 20, 30 ऐसे फैक्ट मिस्टेक्स। मैंने इन्फॉर्म किया कि बहुत सारी गलतियां हैं आपके वीडियोज में, इसे आप करेक्ट कीजिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और 2 साल तक आश्वासन ही देते रह गए। 2 साल तक आश्वासन देते रह गए। और ये जो बात हो रही है, ये उस कंपनी की बात हो रही है जो फिलहाल दिवालिया है, लेकिन एक समय में एजुकेशन की दुनिया में बहुत बहुत बड़ा नाम, और करीब 3,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी, 30,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। और उस 30,000 की कंपनी जो लोगों को लैपटॉप पे भैया पढ़ाना शुरू कर रही थी, बांटना शुरू कर रही थी, उसने 2 साल तक आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद किसी तरह का कोई करेक्शन नहीं किया। तब मुझे लगा कि नहीं, बच्चों के कल्याण के लिए, देश के भविष्य हैं, मैंने प्रिंट मीडिया में डाल दिया इसे, पेपर्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया पर। तब वो मजबूर होकर उन्होंने मुझे हायर किया
कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं करेक्शन, आप करेक्शन कर दें। बाज़ाब्ता एग्रीमेंट करवाया, आप कहीं और काम नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैंने कर लिया, चलो करेक्शन करने के बाद तो मैं फ्री हो ही जाऊंगा। करेक्शन करना शुरू किया, लेकिन बीच में ही काम बंद कर दिया। मेरे बहुत सारे बिल भी उन्होंने रेक्टिफाई नहीं किए होंगे, छोड़ दिए होंगे, पैसे नहीं दिए होंगे। गलत पढ़ाते ही रहे। और कुछ दिनों के बाद उन्होंने फ़ोन किया, सर आपके कारण मुझे 4000 कर्मचारी निकालने पड़े। मेरे कारण नहीं, आपके कारण। और वो कंपनी आज दिवालिया हो गई। अन्य कोचिंग संस्थान भी आज अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जिस कोचिंग की हम लोग बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक अलग पर्याय बन चुकी थी, खासतौर पे स्टार्टअप की दुनिया में भी। ठीक है, अब स्टार्टअप की वो दुनिया जहाँ पे जो है वो कंपनी थी, आपके पास चूँकि फैक्ट्स हैं, जिस फैक्ट्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप उस कोचिंग का नाम ले सकते हैं। और जिस फैक्ट्स पे आप बात कर रहे हैं, जिस कोचिंग ने आपको हायर किया था अपने गलतियों को सुधारने के लिए। जी हाँ, वो बायजूस का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। बाद में बायजू ने आकाश को हायर भी कर लिया। तो आकाश की भी बुक्स में, चाहे वो 20 साल पुरानी हो या नहीं, वहाँ भी मैंने फैक्ट मिस्टेक्स देखे, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दिया था। और बायजू में तो देखा ही था, दोनों को इन्फॉर्म किया मैंने। बायजू डूब गई, आकाश अभी भी हवा में उड़ रहा है। चौधरी साहब को भी मैंने इन्फॉर्म किया है। ये इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं भैया। आपने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था बेसिकली। जो बच्चों के साथ आप गए और उन लोगों से बातचीत, हर कोचिंग वाला कहता है भैया मेरे जो टीचर हैं अब उससे बेहतर टीचर आपको नहीं मिलेगा। इस पे जो आपका एनालिसिस है, आपका विश्लेषण है, उस पे बात करते हैं। भाई आप समझो, जिस तरह से हमारा मीडिया चेंज होता गया, तो मीडिया का कमज़ोर होना, चेंज होना, इस बीच में कुछ ऐसी गलत चीज़ें मार्केट में पनपता है जिसका कंट्रोल मीडिया पे था। अब जो सोशल मीडिया आया, जिसको हम लोग वर्चुअल मीडिया के तौर पर देख रहे हैं, तो वर्चुअल पढ़ाई भी शुरू हुई। और वो वर्चुअल पढ़ाई शायद वर्चुअल ही है, पढ़ाई तो नहीं है। ये जब मुझे एहसास हुआ राजकुमार जी के माध्यम से और भी प्रोफेसर्स के माध्यम से, या मैंने भी देखा, लास्ट के मैं 3-4 साल लगातार एक एजुकेशन चैनल का हेड कर रहा था, तो मैंने ये देखा कि जिस कोचिंग सेंटर या जिस कॉलेज के पास AICTE ने 800 सर्टिफिकेट बांटने का उसके पास लाइसेंस दिया है, लेकिन वो वर्चुअली 8000 सर्टिफिकेट बांट रहा है। यानी आप 7200 कुछ सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बांट रहे हैं। यानी कि 800 बच्चों का तो करियर बन रहा है, लेकिन 7200 कुछ स्टूडेंट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा लेकर अपना करियर बनाने के लिए चला है। कहीं ना कहीं उसका करियर एक ना एक दिन उसको धोखा देगा। और ये जब चीज़ें मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, राजकुमार जी जैसे लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे थे, जब इन्होंने हमसे संपर्क किया, ऐसे और भी प्रोफेसर्स ने हमसे संपर्क किया, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। तो एक मीडिया पर्सन के तौर पर हमने ये काम शुरू किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक फिजिक्स पढ़ाने वाला, और शायद उसी के नाम के आगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के नाम के आगे, एक बहुत बड़े प्रोफेसर 2020 कोविड के समय एकाएक नाम उनका चर्चा में आया। आज 31,000 करोड़ की कंपनी बनी हुई है। आप सोचिए कि वो एक सब्जेक्ट पर फेमस होता है और उसके आज वो हर विषय पढ़ा रहा है, फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, बायोलॉजी भी पढ़ा रहा है, इवन UPSC भी करवा रहा है, बैंकिंग भी करवा रहा है, डिफेंस का भी करवा रहा है। यार एक व्यक्ति किस चीज़ का एक्सपर्ट हो सकता है? तो परिणाम क्या हुआ कि एक्सपर्ट तो वो एक सब्जेक्ट का था, और पता नहीं वो एक्सपर्ट है भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मेरे बहुत सारे वीडियोस आर्काइव में है, कोई भी देख सकता है कि मैंने उसे बोला है कि ये तो एक्सपर्ट तो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ धूर्त है। और वो हमारे आपके 2014 से ना एक हमारे भारत के वातावरण में एक बातें चली है
कि ये आप करो ना करो। पहले लोग बोला करते थे, हमारी दादी बोला करती थी कि नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन 2014 के बाद ऐसा शब्द आ गया कि नेकी कर और बार बार जता। तो ये जो चीज़ है ना, समाज को इतना बर्बाद कर दिया कि भाई ऐसे धूर्त लोग नेकी करते हैं, नेकी करते दिख रहे थे, लेकिन वो बार बार जता के ना पैसे बना रहे हैं। ये सर इस पे भी आपने रिसर्च किया? ये जो अभी जो एक नई कंपनी उभरी है, बहुत बड़े स्तर पे पहुंची है, 30-31 हज़ार करोड़ की कंपनी बन गई है शिक्षण संस्थान के उसमें, उसके लिए आपके क्या लगता है, वो उसकी पढ़ाई ठीक है या आप उसमें भी कमियां मिली? माफिया के रूप में पनपने लगा है हमारे देश में। शिक्षा एक कला है जो जीने की राह है, उससे भटक गया है। हमारे देश की संस्कृति ये नहीं रही है। आगे आपका जो सवाल है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आकाश बायजू प्रकरण जब उन्होंने गलत पढ़ाना शुरू किया कि आकाश के हर बुक्स में सैकड़ों मिस्टेक्स हैं, मैंने बिहार सीएमओ को मेल किया। कई बार मेल करने के बाद उन्होंने बिहार डीजीपी को मेरा मेल फॉरवर्ड किया और एक सेक्रेटरी को भी, किसी सेक्रेटरी को। बिहार डीजीपी ने मेरे शहर सीतामढ़ी के एसपी को मेरा मेल फॉरवर्ड कर दिया, फाइल नंबर 3264। वहाँ के डीएसपी को भी किसी विभाग से आया। एसपी ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा आपका आकाश बायजू के खिलाफ कंप्लेन है, वो गलत पढ़ा रहे हैं, आपके निकटवर्ती थाना में जहाँ आपका रेजिडेंस है वहाँ जाइए, वहाँ मिलिए और अपनी बात रखिए, केस दर्ज होगा। मैं संबंधित थाने में गया, महसूल ओपी 3 बार गया, किसी भी तरह का कोई एंटरटेन नहीं किया उन्होंने मुझे। वापस एसपी ऑफिस में फ़ोन किया, फिर खास रुचि नहीं ली। डीएसपी साहब को फ़ोन किया, अभी भी उनका ट्रांसफ़र हुआ है हमारे शहर से। उन्होंने कहा हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फाइल नंबर 3264 धूल फाँक रही है, वो आकाश बायजू वाला। अब आपका सवाल संजुग, देखिए मेरा दूसरा छोटा बेटा, उसने भी +2 में बायोलॉजी ही लिया है। अच्छा। तो अभी एक साहब हैं जिनका हर फील्ड में दखल हो रहा है। मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग के बाद वो सिविल सर्विसेज से लेकर बैंकिंग और बीटेक तक में उतर आ रहे हैं, और उनका बैनर स्टेशन पर भी मैंने देखा। ये हाल तब है जब उनके वीडियोस में तो भारत के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज़्यादा मिस्टेक्स मैंने पाए। 500 मिस्टेक्स विद सॉल्यूशन मैंने उनको भेजा हुआ है। 500 मिस्टेक्स विद सॉल्यूशन, 500 प्लस, जबकि 2000 मिस्टेक्स मैंने मार्क किया हुआ है उनके सभी पुराने सभी नए वीडियोस में, उनके सभी बुक्स में, चाहे वो मॉड्यूल हो पतली पतली किताबें, चाहे उनकी एक बुक है पंच, उसमें ये पंच बुक इतनी मोटी है और उसके प्रत्येक पेज में मिस्टेक्स है। कोई +2 भी ठीक से पास ना करे, उसके भी सबूत दिए मैंने। मैं उनके हेडक्वार्टर में गया नोएडा, 2 बार पोस्ट किया, ईमेल किया, व्हाट्सएप किया। शुरू में 1-2 काउंसलर ने मुझसे बात की, आपसे मिलेंगे, लेकिन उसके बाद किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं। 6 महीना तक प्राइवेटली मैं उनको भेजता रहा, क्योंकि मैं किसी का नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। जब कोई असर नहीं पड़ा, गलत पढ़ाते ही रहे, तब मैंने इसे फिर से सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया और आज तक डाल रहा हूं। और कमाल तो देखिए कि पिछला सेशन ख़त्म हो गया, नया सेशन शुरू हुआ है। नए सेशन में उन्होंने कई स्कीम लॉन्च किए हैं और प्रत्येक स्कीम के फर्स्ट वीडियोस में वो सेल चैप्टर का है, कई मिस्टेक्स हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो लार्जेस्ट सेल पढ़ाते हैं ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच एग होता फीमेल गैमीट, जिसको एग भी कहते हैं, हिंदी में अंडाणु कहते हैं, अंडा नहीं। बजाब्ता हाथ ऐसे करके, बजाब्ता हाथ में अंडे का फोटो लेके पढ़ाते हैं कि लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का अंडा।
इस तरीके की मिस्टेक्स निकालने के बाद आपने कहा कि 500 मिस्टेक्स बाकायदा सोल्यूशन के साथ आपने भेजी। कोई उधर से कभी आप लोगों से चीज़ें हुई, मतलब कोई कॉल आई, कुछ आया आपके पास में कि भैया हम सुधार रहे हैं या सुधार देंगे? अब कई सालों की जो है आपकी मेहनत है, क्या ऐसा हुआ कभी कि अगली साल? कुछ शुरू में 2-3 काउंसलर टाइप लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि हम कांटेक्ट करेंगे आपसे, लेकिन उसके बाद फिर 8-10 महीने हो गए, किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया है। मैं बेचता रहा। और सिर्फ ये साहब नहीं है जो पूरे देश पर अभी छा गए हैं, अपने एक सब्जेक्ट फिजिक्स से शुरू करने वाले। मैंने तमाम दूसरे कोचिंग्स जितने भी आप बड़े नाम गिन लें, आप कहेंगे तो मैं सबका नाम दूंगा। चाहे वो बिहार के एक सर हैं बहुत फेमस, जिनकी अभी भी शादी हुई है, बहुत वायरल रहते हैं, सर के नाम से फेमस है। उनके भी पुराने वीडियोस देखे, वो भी अपने पुराने वीडियो में शुतुरमुर्ग का अंडा ही लार्जेस्ट सेल पढ़ा रहे हैं। मेरे पास सब प्रमाण है। उन्होंने भी मेडिकल का कोचिंग शुरू किया है, सारे वीडियोस में मिस्टेक्स हैं। जितने भी तमाम, मैंने हज़ारों वीडियोस देखे, हज़ारों मतलब हज़ारों, सैकड़ों बुक्स पढ़ी, सभी कोचिंग्स के बुक्स, सारे बुक्स पढ़े, सब में मिस्टेक, सबको इन्फॉर्म किया, करेक्शन कर लो, सही पढ़ाओ। +2 लेवल का पढ़ाना है, आपके टीचर MSc लेवल, PhD लेवल के हैं, बुक्स है आपके सामने हाथ में, NCERT बुक्स, तब भी आप गलत पढ़ा रहे हो। क्यों सिर्फ आप इसे एक बिजनेस बना के आपने रख छोड़ा है? एक तो कोचिंग कल्चर ही मैं गलत मानता हूँ, ऊपर से ये माफियागिरी और पूरा इंडस्ट्री बना के। यही अगला सवाल यही था कि भाई मतलब हर साल लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेंटर्स का पास जा रहे हैं, रुख कर रहे हैं, और जो भरोसा लेकर वो आते हैं, जो भरोसा उनके माँ बाप दिखाते हैं, वो भरोसा क्या कायम है? आपको लगता है कि उस भरोसे पे जो है ये कोचिंग सेंटर उतर पाते हैं? क्योंकि अभी जो स्थिति है, जो आप बता रहे हैं, उसके हिसाब से आप तो टीचर हैं, आपने देख लिया, आपने पढ़ा है और उसको पढ़ाया है, तो आपको समझ में आया है, आपने फील्ड में जाके रिपोर्टिंग करी, आपको पता चला कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन जो आम इंसान है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा है और बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए कहीं से पैसा जुटा रहा है, और वो कोचिंग सेंटर्स में भर रहा है जिससे उसका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या कुछ बनेगा, क्या ये भरोसा जो है वाकई कायम है, या उस पर जो है आम आदमी के पास उम्मीद है, भरोसा है, अपने बच्चों के लिए सपने हैं। सभी पेरेंट्स टीचर नहीं हैं और सभी टीचर्स साइंस के टीचर नहीं हैं, और मेरी तरह बॉटनी के तो बहुत कम हैं। जिस तरह से मैंने स्थिति देखी, एक्चुअल मिस्टेक्स हैं, और इन्फॉर्म्ड करने के बाद भी, प्रमाण देने के बाद भी वो करेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोचिंग साम्राज्य को निश्चित रूप से एक बार में ही ख़त्म कर देना चाहिए। चीन का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, विकसित देश है, एक कोचिंग सेंटर आपको वहाँ नहीं मिलेगा, जबकि हमारे यहाँ से कम टफ एग्ज़ाम्स उसके नहीं हैं, एक भी कोचिंग सेंटर नहीं मिलेगा। मेरे ज़माने में कहाँ कोचिंग सेंटर्स थे, खुद पढ़ के आज यहाँ तक आया हूँ। अच्छा, ये जो कोचिंग माफिया शब्द का उपयोग किया, आपको लगता है उमा भाई कि वाकई कोचिंग जो है वो अब एक माफिया में तब्दील हो गया है वाकई? देखो, वाकई नहीं, अब वो सिर्फ और सिर्फ माफिया है। विश्वास नहीं हो तो आपके दर्शक हमारा वीडियो देखें। आप सोचो कि मैं 4 बच्चों को लेकर एक कोचिंग सेंटर में जाता हूँ और मैं ये पूछता हूँ, 4 बच्चा यानी कि 4 मुर्गा, और जिसके एक सब्जेक्ट का कोर्स फी है 2 लाख रुपया, यानी कि 8 लाख रुपया लेके मैं जाता हूँ। समझ रहे ना? अब मैं उससे क्वेश्चन करता हूँ कि भाई मेरे बच्चे आपके पास, मैं आपको छोड़ जाता हूँ, पढ़ाइए आप, तो वो ड्रेस से लेकर, पतलून से लेकर, रहने की व्यवस्था से लेकर, पढ़ाई की व्यवस्था, सब उसकी ठेकेदारी है। अब आप सोचो कि सरस्वती के मंदिर में इन सब की क्या जरूरत है, लेकिन आज वो ठेकेदारी ले चुके हैं। खैर छोड़ो, चलो ये भी पढ़ाई से संबंधित है। अब आप सोचो कि आप एक गार्जियन के तौर पर आप पूछेंगे ना कि मेरे बच्चे को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो एक जवाब, रटा रटाया सा एक जवाब आता है,
IITian प्रोफेसर होंगे। कितनी जगहों पे आप ये स्टिंग ऑपरेशन के लिए बच्चों को लेकर गए थे लगभग? लगभग 10-11 कॉलेज, 10-11 कोचिंग सेंटर ये दिल्ली में। दिल्ली में। ठीक है। तो हर कोई बोलेगा IITian प्रोफेसर है या फिर एम्स के प्रोफेसर है, मतलब जो आपके दिमाग पर ऐसे छा जाएगा कि अच्छा एम्स के प्रोफेसर मेरे बच्चों को पढ़ाएंगे। जब मैं उनसे सवाल कर देता हूँ, चलो ठीक है IIT के प्रोफेसर पढ़ाएंगे, आप उनका नाम और बता दो ताकि मैं भी क्रॉस चेक कर लूँ, मुझे विश्वास हो जाए गार्जियन के तौर पर। तो सर मैं नहीं बता सकती या बता सकता, चलो उनका तकिया कला। अब जब हमने उनसे क्वेश्चन किया, चलो मत बताओ आप उनका नाम, ये बता दो कि भाई किस IIT से हैं, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 11 में से 3 ने ऐसा हमें जानकारी दिया कि भाई उसने जो नाम बताया वहाँ तो IIT है ही नहीं। अच्छा, मतलब जहाँ IIT नहीं है वहीं के प्रोफेसर बता दिए कि यहाँ हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं। बस आपके दिमाग को ना पढ़ना है और आपके दिमाग माइंड वॉश करना है, उनकी यही कहानी है। अब देखो एक और कहानी उसी में है कि जब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं खुद देखता हूँ, मैंने सवाल किया कि भाई आपके बगल में फलना बाबू बहुत मजबूत है, बहुत नाम है उनका, उन चिल्ला बाबू का भी बहुत नाम है, मैं अपने चारों बच्चों को आपके पास क्यों डालूं, आप उतने फेमस तो है नहीं। वो क्या करती है, मेरा ही वीडियो निकाल के दिखा देती है कि सर देखो वो गलत पढ़ाता है, नाम भले हो गया हो 31,000 करोड़ का हो गया, 20,000 करोड़ का हो गया। तो आप सोचिए कि जबकि आपसे जब मैं सवाल, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तो आपके दिमाग में ये जरूर होगा कि भाई कम से कम इतना पढ़ा लिखा तो है कि मेरे सवालों का जवाब दे दो। लेकिन सामने वाले के दिमाग में एक ही चीज पड़ा हुआ कि बकरे को छोड़कर नहीं जाना है, इस बकरे को तो अपने पास ही रखना है, काटना है, हलाल करना है। तो उसके लिए जितना झूठ बोल सकते हैं, जितना माया फैला सकते हैं, वो फैलाया जाता है। यानी इट मीन्स आज कोचिंग सेंटर सिर्फ और सिर्फ माफिया है, माफिया है, माफिया है। ये बेसिकली आपके हिसाब से ये तालीम नहीं बल्कि अपना टारगेट सेट कर रहे हैं, और टारगेट सेट करके अपनी चीज़ों को जो है उस हिसाब से, अब बच्चों को जो है तालीम से उनको मतलब नहीं है, टारगेट से मतलब है, टारगेट पूरा होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे उदाहरण है, आप किसी भी कोचिंग सेंटर का देखो, उसके सेंटर कितने हैं और मार्केटिंग ऑफिस कितने हैं। अगर एक सेंटर है तो 4 मार्केटिंग ऑफिस है, समझ रहे हैं ना, यानी कि 4 गुना स्टाफ पढ़ाने वाले से ज़्यादा उसने मार्केटिंग का कर रखा है, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि प्रायोरिटी क्या है, मार्केटिंग। और सबसे मज़ेदार देखिए क्या हुआ है कि 2020 से पहले जब ऑफलाइन एजुकेशन था, उसमें सारे बच्चे सामने बैठते थे, उसमें अगर मास्टर साहब से कोई गलती भी हो जाता था तो उसका करेक्शन उन बच्चों के बीच में ही हो जाता था। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है पढ़ाई की, शुद्धता की, तो वो 80% थी। अब जब से ऑनलाइन हो गया है, तब से भगवान आए हैं एजुकेशन का, जो माफिया है तो वाकई में वो माफिया, लेकिन उसने खुद को भगवान बना दिया। क्यों? कि भाई जिस कोर्स का फी ऑफलाइन में 2.5 लाख रुपया लगता है, मैं तो आपको भाई साहब 1500 में दे देता हूँ। अब आप देखिए ये खेल कितना है, मैं तो आपको 1500 रुपये में दे दूंगा। परिणाम क्या हुआ कि जो बच्चे सपने नहीं दे सकते, जो गार्जियन सपना नहीं देख सकता था कि फलना कोचिंग सेंटर में मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, वो भी उसके रिच में भी वो कोचिंग सेंटर आ गया। लेकिन आया किस रूप में? वर्चुअल रूप में। और वो 2,500 रुपया करके उसने कितने 15 करोड़ 17 करोड़ 8 करोड़ बच्चों को इनरोल कर लिया अपने साथ। एक वीडियो बनाया, 8 करोड़ बच्चे पढ़ लिए। अगर उस वीडियो में गलत पढ़ा रहे हैं, 8 करोड़ का कैरियर बर्बाद। तो आपने सर जो है आपके बच्चे, देखिए ऑप्शन क्या है, आपके पहला बच्चा जो था आप सुपुत्र, वो उन्होंने भी पढ़ाई करी बायजूस से और सब गलतियां मिली हैं, आपने सुधारा। फिर दूसरा बेटा भी जो है आपका पढ़ रहा था, वहाँ गलतियां भी दिखी, सुधारा। क्या लगता है आपको, इसका क्या सलूशन क्या है इसका? पहले तो ये रोग महामारी की तरफ फैलता जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये फिजिक्स के जो साहब टीचर हैं, हर फील्ड में हाथ मार रहे हैं, इनका सिविल सर्विसेज के लिए भी कोचिंग चलता है। मैंने इनके सिविल सर्विसेज का भी जनरल साइंस देखा, वहाँ भी सैकड़ों मिस्टेक्स मैंने पाए और उनको मिस्टेक्स विद सॉल्यूशन भेजा। सिविल सर्विसेज के लिए भी वो गलत पढ़ा रहे हैं।
यही नहीं, सिर्फ मेडिकल कोचिंग्स को मैंने नहीं देखा। सेकेंड लास्ट वर्ल्ड बुक फेयर में मैंने एक आँख वाला बहुत फेमस सिविल सर्विसेज का कोचिंग है, अच्छा ठीक है। जिसके फाउंडर एक बहुत बड़े बयानवीर टीचर है, जो शायद पहले खुद सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, IAS रह चुके हैं। मैंने अपने पढ़ने के लिए किताब ली थी, पढ़ा, तीसरे दिन फिर वर्ल्ड बुक फेयर गया, उस बुक को लेके सब जगह टिक मार दिया था कि आपके बुक में तो सैकड़ों मिस्टेक्स हैं। वहाँ जो बैठा था उसने कहा कि मैं फ़ोटो ले लूँ, बिल्कुल ले लो, इसे करेक्ट कर लो। 3 किताबें और खरीदी जब इन्होंने कुछ नहीं किया, इस उम्मीद से कि ऐसे करता है जरूर गलतियाँ होंगी। माय गॉड, उन तीनों किताब में भी सैकड़ों मिस्टेक्स थे। मैं उनके मुखर्जी नगर सेंटर पे गया जहाँ से कहते हैं कि शुरुआत हुई थी। उनका सेकंड मैन मिले आपसे? मिले और व्हाट्सएप वगैरह सब, उनको सब कुछ मैंने पिक्चर जो था बुक का सब किया। उनका कोई एक राणा नाम का व्यक्ति था, अब शायद उस कोचिंग में नहीं है, उसने फिर मुझसे बातचीत बहुत की, लेकिन वही डाक के 3 पात, वो किताब गलत बेच ही रहे हैं। सिविल सर्विसेज कोचिंग का ये हाल है। तो ये महामारी की तरह फैल चुका है और इसके गिरफ्त में बच्चों के सपने हैं, पेरेंट्स के उम्मीद हैं। सरकार को एक नियामक संस्था बनानी चाहिए। एक सेकंड दिग्विजय जी, मैं इनका थोड़ा सा ना और करेक्ट कर पाऊँ। ये किताबों की जो कहानी है ना, जिस महामानव की चर्चा ये कर रहे थे, उन्हीं महामानव की चर्चा मैं भी कर रहा हूँ। और उस महामानव के साथ में ही शेडो के तौर पर देख लो वो महामानव जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चलता रहता है, जो मेरे वीडियो बराबर डिलीट भी करवा देते हैं। ठीक है, अब आप एक कहानी समझ लो, छोटा कहानी कहूँगा, दर्शक आपका समझ जाएंगे। NCERT एक सब्जेक्ट का एक किताब निकालता है, 80 रुपये का 200 पेज, 80 रुपये का 200 पेज, और उसमें फैक्चुअल मिस्टेक 0। ठीक है, एक और प्रोफेसर, जो प्रोफेसर कभी नहीं था, उसने भी उसी सब्जेक्ट पर एक किताब लिखा था, उसमें हजारों फैक्चुअल मिस्टेक। ठीक है, लेकिन आज जो महामानव आ गए शिक्षा के माफिया, उनको तो भाई मार्केटिंग से फुर्सत है नहीं। और चूंकि 1,500 रुपये में बच्चों को हमने सब्सक्रिप्शन दिया है, तो उससे कमाना तो है ना। एक तो कमा लिया सब्सक्रिप्शन देके, दूसरे कमाई के लिए भाई उनको किताब भी तो देना जिसे पढ़े वो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, NCERT की किताब को हूबहू अपने पास कॉपी कर लिया, तो वो तो फिर भी ठीक है। सर का भी किताब, सर इसलिए थोड़ा इज्जत दे रहा हूँ कि भाई आखिर लिखा तो होगा जी, उनके भी किताब को कॉपी किया और उसी को मिला दिया। अब कितने हो गए, 200 पेज का NCERT, 800 पेज का इनका, 1000 पेज का। महामानव ने भी अपना खुद 200 पेज लिख डाला, तो वो हो गया 1200 पेज का। अब सर का जो किताब था उसमें तो फैक्चुअल मिस्टेक भरे पड़े हैं। अब इनके ज्ञानी जो प्रोफेसर हैं, उनको डायरेक्शन दिया गया भाई इसी किताब से पढ़ाना है आपको। समझ रहे हैं ना। तो परिणाम क्या हुआ कि जो जिस किताब से वो पढ़ा रहे हैं, इनके जो प्रोफेसर हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी प्रोफेसर बना हुआ है। ये भी मेरे पास है, बहुत जल्द मैं इसको एक्सपोज करूंगा। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड को तो ये तो जानकारी तो है नहीं, उसने उस किताब को रात भर रटा, सुबह में बच्चों को आके पढ़ा दिया। तो जो गलतियां वहाँ, वो गलतियां यहाँ। लेकिन उसमें एक और खेल है। खेल ये है कि 80 रुपये का NCERT, 200 रुपये का सर वाला, 250 मतलब 280 रुपये का था। लेकिन इन्होंने अपने किताब का रेट रख लिया 3000 रुपया। बच्चों को बोला कि सबको ये किताब खरीदना है जी मार्केट से। देखिए सब क्या खेल है। तुमको गलत पढ़ाऊंगा भी, तेरा करियर भी बर्बाद करूंगा, इधर से ना सही ना कैसे ना पकड़वा के इसे पकड़ूंगा और तुमसे पैसा भी निकालूंगा। बस एक बार तुम मेरे साथ इनरोल हो जाए। अब फिर एक बार महीने दिन के बाद कहता है कि भाई सबको मेरा ड्रेस पहन के जाना है जी, पूरे मार्केट में मेरी मार्केटिंग भी तो होनी चाहिए। अब क्या है कि वो 80 रुपया का टी-शर्ट जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उसको 700 रुपया में बेचता है।
ये सारे मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ। ये कोचिंग सेंटर्स के साथ साथ स्कूल वाले भी तो करते हैं। स्कूल में भी तो ये जो है क्या नाम है, हम लोग कितनी खबरें ऐसी चलाते हैं सर कि स्कूल जो है 12th तक के स्कूल्स हैं, वहाँ पे फीस के लिए, फिर कपड़ों के लिए, बुक्स के लिए, मोजे तक के लिए आपको स्कूल के अंदर जाना है, वहीं पैसा देना है, वहीं से लेना है। इसमें दिग्विजय जी मुझे फ़ायदा हो जाता है। जब से मैंने एजुकेशन चैनल शुरू किया ना, और मेरा दर्शकों को अपने चैनल के बारे में थोड़ा बताइए, किस नाम से है और कैसे वहाँ तक जाए। नहीं बताइए सर, अभी बताइए, लास्ट में फिर दोबारा बताइए। एजुकेशन एंड कैरियर टीवी के नाम से है। हालांकि जो वीडियो आप देखना चाहते हैं हो सकता है डिलीट भी हो जाए, लेकिन देखिए जरूर। बेशक तो मैं उसी पे बात कर रहा था, स्कूल की बात कर रहा था। मेरे पास अभी एक प्रिंसिपल का है, अभी एक बच्ची, मैं हर साल लगभग 30-40 बच्चों का एडमिशन करवाता हूँ। अच्छा, ठीक है। और एडमिशन में मेरा 1 रुपया खर्च नहीं होता है, सिर्फ एक फ़ोन कॉल जाता है। मेरे पास एजुकेशन में काम करने से ये फ़ायदा है कि वो लोग एडमिशन ले लेते हैं बड़े बच्चे से। अच्छा, ठीक है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। अब समझिए, एक स्कूल वाला 51,000 रुपया इस बार 10th के बच्चे, 10th जो पास किए थे 11th में एडमिशन का लिया, मांग रहा था गार्जियन से। और उसने क्या बोला कि भाई 20-21 हज़ार का तो आपको मैं रसीद दे दूंगा, 30,000 रुपया आपको कैश देना होगा। अच्छा। अब वो भाई साहब बोल रहे हैं, भाई साहब मैं क्या करूं, पहली बार 11 साल में फ़ी बढ़ गया बच्चों का, अब मैं 51,000 तो मेरे पास नहीं है, अब मैं क्या करूं। चलो ठीक है। तो जब मैं वो प्रिंसिपल सर से बात करता हूँ कि सर क्या बात हो गई, तो 51,000 रुपया मांग रहे हैं आप। नहीं सर, किसने आपको बोल दिया, 21,000 ही तो मैंने मांगा है, जो सरकार ने बनाया है। मैं उसको स्लिप भी दे दूंगा सर, आप भेज दो सर। अच्छा सर, टी शर्ट भी आप बोल रहे थे कि आप उसका 1900 रुपया मांग रहे हैं। अरे नहीं सर, उसका तो एक्चुअल में 350 है ना सर, उसका मैं स्लिप दे देता हूँ। तो ये जो डंडा है ना सर, मैं जो पत्रकारिता रिस्क पे ले रहा हूँ, मेरे पास थ्रेटरिंग है, जान से मार देने की धमकी है। हाँ, सब कुछ वो फिजिक्स वाले और केमिस्ट्री वाले जो सर है ना, वो सब भी देते हैं। अच्छा। हाँ, खुले कोई बात नहीं, लेकिन उससे मैं मजबूत होता हूँ। ठीक है। तो आज देखिए, ये जरूरी है मीडिया में, मीडिया वालों को इस तरह से करना। वो मुझे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक अंडा भी आपका फ्री में नहीं खाया हूँगा। तो जो अंदर से मजबूत है ना सर, उसको वो डिगा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कमजोर हैं, गलत वो हैं, तो वो सिर्फ आंख दिखाते हैं। आ जाए लीगल में, आ जाए, आप मुझ पर केस कर दो भाई, अगर मैं गलत दिखा रहा हूँ मुझ पर केस कर दो। प्रेस क्लब में इतने लोग मिलते हैं, कहते हैं कि भाई आप तो रिस्क ले रहे हैं। हाँ भाई, पत्रकारिता रिस्क लेने के लिए ही तो आया था, नहीं बन पाया IAS तो वो टसन तो रहेगा। तो ये है आज की स्थिति, इसलिए आप उसको शिक्षा वाला मत बोलना, हमारे शिक्षा को बदनाम कर रखा है इन लोगों ने। एक राजकुमार सर, आपने एक बात की, सरकार को गाइडलाइन बनाने की बात की, कंट्रोल, लेकिन कहीं भी, चाहे वो समय को लेकर हो, चाहे फीस को लेकर, नज़र नहीं आता है कहीं भी कंट्रोल। बिल्कुल, जैसा अमर शंकर जी ने बताया कि स्कूल से लेकर कोचिंग और कॉलेज तक शिक्षा व्यापार बन चुका है और माफिया के रूप में इसका जो है विकास होता चला जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि तमाम मेडिकल कोचिंग्स और कुछ सिविल सर्विसेज वाले भी गलत पढ़ा रहे हैं और सूचना देने के बावजूद भी किसी तरह का कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। मैंने PMO को, सुप्रीम कोर्ट को, एजुकेशन मिनिस्टर्स को, मानवाधिकार आयोग, बाल अधिकार आयोग, है ना, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर्स, तमाम मीडिया घरानों को मैंने खबर किया, सूचना दी। मांग करता हूँ, किया भी है, कि सरकार एक नियामक संस्था बनाए। स्कूल कॉलेज के लिए तो अथॉरिटीज हैं, स्पेशली कोचिंग्स के लिए जो कुकुरमुत्तों की तरह हो गए हैं। बच्चों को इन्होंने ठूंस रखा है भेड़ बकरियों की तरह, अनाप शनाप पैसे लेकर गलत पढ़ा रहे हैं। स्कूल टाइम में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज टाइम में पढ़ा रहे हैं। +2 के बच्चे, 11-12 के बच्चे क्लास छोड़ करके कोचिंग कर रहे हैं। तो इस पर बैन लगना चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर जो है कोचिंग्स, मान लीजिए कोचिंग्स हम लोग जो है किनारे कर देते हैं, एक सिरे से किनारे कर देते हैं पूरी कोचिंग्स को, आपको विकल्प क्या है? एक साधारण सा माता पिता जो अपने बच्चे को
डॉक्टर बनाना चाह रहा है, इंजीनियर बनाना चाह रहा है, उसके पास तो जो मार्केट जो दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि आप फलाना कोचिंग में जाएंगे तो इसका रेशियो देखिए, लोग देखिए और आप बनेंगे। बिल्कुल, शिक्षा का जैसा ह्रास हुआ स्कूलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हुए तो कोचिंग पनपने लगे। कोचिंग्स ने सपने दिखाए, माता पिता अपने बच्चों को भेजने लगे। आज देश में 90,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हैं गाँव में, प्राइमरी मिडिल वगैरह स्कूल। मर्जर चल रहा है। यस यस। हर बच्चा आजकल पढ़ना चाहता है, माता पिता उसको पढ़ाना चाहता है, अवेयर है। तो माता पिता और बच्चे तो मजबूर हैं, जबकि मेरे जैसे शिक्षक पढ़ाते हैं कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, स्कूलिंग कीजिए, +2 करने के बाद ही अगर आपको लगे कि मैं कमज़ोर हूँ, कोचिंग ज़रूरी है, ट्यूशन ज़रूरी है, तो ही आप कीजिए। हमारे ज़माने में तो कोचिंग्स नहीं थे, हमारे पिताजी के ज़माने में तो और भी नहीं था। तब लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनते थे कि नहीं बनते थे? बनते थे। स्कूल कॉलेज की संख्या कम थी, तो चलो जनसंख्या कम थी, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से बनते थे। आज भी बन सकते हैं। NCERT बेस्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं नीट में। आप NCERT बुक से 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कोचिंग्स और दूसरे सब्सिडरी बुक्स की आवश्यकता ही नहीं है। दिग्विजय जी, पीछे मैंने अभी एक सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, बिहार के लाल। मैंने एक रिसर्च किया था कि पिछले 5 साल में बिहार से कितने IAS IPS बने हैं, यानी UPSC कंप्लीट किया। तो 160 से 170 बच्चे पिछले 5 साल में बिहार से UPSC यानी सिविल सर्विसेज पास किए। उसमें से मैं 110 लोगों से मैंने बात किया, 110 में से 94 ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला मैंने कभी कोचिंग नहीं किया। क्या बात है, क्या रिसर्च। कभी कोचिंग नहीं की। बिल्कुल, आज भी 50% बच्चे जो सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं वो कोचिंग का मुंह उन्होंने नहीं देखा है। आज भी लगभग 50% बच्चे ऐसा कर पा रहे हैं। एक और उदाहरण है सर, आपने सुना होगा कि बच्चे सुसाइड करते हैं। हाँ, ये एक रिपोर्ट भी है कि करीब 2 लाख की औसत फीस और 150 प्लस स्टूडेंट्स मिनिमम क्लासेस में, जिसमें से रिपोर्ट में 7 में से 4 छात्र तनाव में और 2024 में करीब 27 आत्महत्याएं NCRB में। बिल्कुल गौर करेंगे कभी आप कि बच्चे कहाँ से सुसाइड करते हैं? कोटा फैक्ट्री, कोटा के नाम से, कोटा से सुसाइड कर रहे हैं, दिल्ली में सुसाइड कर रहे हैं। आप देखेंगे, आप डिटेल निकाल लो, मैक्सिमम बच्चे वहीं से सुसाइड कर रहे हैं जहाँ कोचिंग सेंटर है, कोचिंग माफिया है। समझ रहे? गांव के बच्चे सुसाइड नहीं करते जो कोचिंग पर आधारित है, आधारित नहीं है। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, वो सुसाइड नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हमने किस लेवल पर तैयारी करा और किस लेवल पर हम सक्सेस हुए। यहाँ महत्वाकांक्षा का एक्सट्रीम है, तो हम कोचिंग सेंटर पर करते हैं। हमारे पास देखिए, मुझे याद है कि पूर्व राष्ट्रपति और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अब्दुल कलाम जी का एक भाषण याद है मुझे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिहार के 2 तरह के ही बच्चे आते हैं। आप लोगों को बिहार के बच्चों को इज्जत करना होगा। मैं बिहार नाम बता रहा हूँ, उन्होंने बिहार ही बोला था, बिहार के बच्चों को बोला था। या तो वो पैसों से इतना धनी है कि वो दिल्ली का खर्च वहन कर सकता है और अपने तब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके एडमिशन लेता है और पढ़ाई कर रहा है। पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी, वो इतना मेरिटोरियस है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जगह पर आ सकता, उतना मार्क्स लाया है, बेशक उसके फादर 2 कट्ठा जमीन बेचकर उसको भेजा है। यानी 2 ही कैटेगरी था। अगर आप सक्सेस रेशियो देखेंगे तो जो 2 कट्ठा बेच कर आया था ना सर, वो ज़्यादा सक्सेस है। और ये कल भी था, आज भी है और आगे भी होगा। ये गार्जियन के लिए, बच्चों के लिए इंडिकेशन है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज भी है और कल भी रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो गार्जियन खास तौर पे अपने बच्चों को अपनी महत्वाकांक्षाओं का वो कंबल उड़ा के कोचिंग सेंटर्स में भेज रहे हैं, वो भी तो गलत है सर। बिल्कुल, जैसे आत्महत्या की प्रवृत्ति और संख्या बढ़ी है,
मेडिकल इंजीनियरिंग तैयार करने वाले बच्चों में खास करके कोटा ज़्यादा, तो 10th करते ही माता पिता अपने बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग करने के लिए कोटा जैसी जगहों पे भेज देते हैं। कई बार बच्चों की इच्छा के विरुद्ध वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं, तब भी भेज देते हैं। होता क्या है कि इच्छा वाले बच्चे भी अगर गए कि जिनके डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो 10th ही किया होता है, 11th और 12th +2 किया हुआ होता नहीं है। सभी कोचिंग्स के जो सिलेबस हैं वो नीट स्टैंडर्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा है। आप जितने भी जो कोटा में चाहे दिल्ली में या देश भर के जितने नामचीन हैं सबके आप बुक्स देखेंगे, मेरे पास है, वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा सिलेबस है। उतना बर्डन बच्चे नहीं झेल पाते हैं। डेली 5-6 घंटा कोचिंग करेंगे, 10th तक ही सिर्फ पढ़ा हुआ है, 11th-12th पढ़ा हुआ है नहीं, और डायरेक्ट नीट का प्रिपरेशन, उतना ज़्यादा वो बर्डन झेल नहीं पाते हैं बच्चे, और इस डिप्रेशन में आकर के वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो एक माता पिताओं से मेरी अपील है कि +2 करने के बाद ही अपने बच्चों को ज़रूरत समझते हैं तब कोचिंग के लिए भेजें। +2 करने से पहले बिल्कुल नहीं, सरकार को भी इस पर बैन लगाना चाहिए कि स्कूल में नाम है और कर रहे हैं कोचिंग। हमारे बिहार से तो एक बार एक लड़की जो टॉप आई थी नीट में, स्कूल में एडमिशन था बिहार में और आकाश में कोचिंग करते हुए टॉप आई थी। तो मैं उस लड़की पर सवाल नहीं उठाता, सिस्टम पर सवाल उठाता हूँ। बच्चे हज़ारों की संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं, तो इस पर रोक लगाई जाए। +2 से पहले बच्चों को कोचिंग बिल्कुल ना कराएं। आगे क्या सर, जैसे आपने बहुत सारे सवाल उठाए, बहुत सारे लोगों पर सवाल उठाए, कोचिंग माफिया पर सवाल उठाए, आप अभी फ़िलहाल इस चीज़ को अपने व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर रहे हैं जो बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है? हाँ बिल्कुल, सत्य को बोलने से अच्छा जीना बेहतर होता है। मैं पिछले कुछ सालों से जी रहा हूँ और बेहतर ढंग से जी सकूँ, बच्चे बेहतर ढंग से जी सकें। सिर्फ समस्या लाना मेरा उद्देश्य नहीं था। समाधान के बारे में सोचता हूँ कि माता पिता भी सोचे, सरकार भी सोचे, कोचिंग वाले भी सोचें। मैंने अपनी तरफ से सबको अवेयर किया और बहुत जल्दी मेरी एक किताब +2 और नीट के लिए आएगी, जो भारत के सभी कोचिंग्स के हज़ारों वीडियोस, सैकड़ों बुक्स और जितने भी हायर बुक्स अवेलेबल हैं बॉटनी के, जूलॉजी के, उन सब का स्टडी करने के बाद आज तक नीट में या किसी भी तरह के मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका ट्रेंड्स देखने के बाद 4 साल की मेहनत के बाद एक किताब मैंने लिखी है जो अगले महीने के अंत तक छप के आएगी। बच्चों के लिए सुलभ होगी। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि आप मेरी किताब पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले आप NCERT बुक पढ़ें। NCERT बुक पढ़ने के बाद 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार आप पढ़ें। NCERT बुक गीता है, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतने नए अर्थ आपको मिलेंगे, आपका कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। सिंप्लिसिटी के लिए, एक्यूरेसी के लिए तब आप मेरी किताब पढ़ें। आपको मेरी किताब से निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और एक अपील फिर भी आपसे, अगर आप कहीं मिस्टेक्स पाएँ मेरी बुक में, तुरंत मुझे इन्फॉर्म करें, मैं करेक्शन ज़रूर करूँगा। इन तमाम कोचिंग वालों की तरह अनकरेक्टेड नहीं छोड़ूंगा। उमा भाई, अभी आप अपने एक मुहिम पर हैं। आप एक ऐसा चैनल चला रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहा है। बहुत सारी धमकियां, बहुत सारे कॉल्स आपके पास दिन भर आते रहते हैं। मुझे आपने दिखाया भी कि किस तरीके से चीज़ें जो है आपके साथ ड्राइव हो रही। अभी आपका अगला क्या लक्ष्य, क्या सोचा है आपने अपने इस मुहिम के लिए? दिग्विजय भाई, हम आप वैसे समाज से आए हैं जहाँ पढ़ाई ही सब कुछ था। ठीक है, बचपन में कहा जाता था खासकर बनोगे न हाँ, नहीं तो हम लोग को और बोला जाता था या तो पढ़ाई करो नहीं तो तरकारी बेचना पड़ेगा। तरकारी नहीं हम बेचना चाहते थे।
तो आज जो हम माहौल देखते हैं ना, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, हमने रगड़ के पत्रकारिता किया है बिहार की भाषा में। तो आज लगा कि इतने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तो मैं अपनी पत्रकारिता करते हुए, मेरे पत्रकारिता से अगर हर साल 2 बच्चों का भी करियर बन जाता है तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। और ये सफलता मुझे दिखी मात्र साल भर में। एक तो पहली सफलता ये है कि ऐसे प्रोफेसर जो अपने स्तर पर जंग लड़ रहे हैं, उनका आवाज बन के मैं आया, पहली सफलता। और दूसरी सफलता तब जब मैं आवाज बना और वो कोचिंग माफिया कमजोर होने लगे। आज पहली बार देखेंगे कि वही मास्टर साहब थे जो फिजिक्स केमिस्ट्री दौड़ रहे थे ना, इस बार जी मेंस में सबसे खराब रिजल्ट आया। उसको मर्ज करने के लिए ना इमोशनल वीडियो अभी बना रहे हैं। दूसरी सफलता। तीसरी सफलताएं ये है मेरी कि अब मैंने पीछे इन लोगों को बताया था कि बच्चों को दिग्भ्रमित करने के लिए सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित नहीं हो रहे हैं, लेकिन दिग्भ्रमित करने के लिए तुम हर साल प्रिंट मीडिया के माध्यम से हर घर तक पहुंचते हो और साल भर तक एग्जिस्ट करते हो, समझे। इस बार अगर गलत ऐड तुमने डाला, मैंने सारे कोचिंग सेंटर वाले को बोला था, वीडियो मेरा अवेलेबल है, इस बार मैं एनालिसिस करूंगा और अगर तुमने गलत वीडियो डाला, गलत ऐड डाला, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो उसकी सफलता ये रही कि वो सर तो गायब ही हो गए मार्केट से। इस साल पहली बार 5 साल में उन्होंने ऐड ही नहीं डाला किसी अखबार में, एक खबर नहीं डाली। दूसरी, जो डाला और जिसकी गलती, उन लोगों ने दिग्भ्रमित करने का कोशिश किया, हिम्मत किया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, 3 कोचिंग सेंटर ने हिम्मत किया और उसने जो उसने चालाकी करी, वो चालाकी को मैंने फिर से एक्सपोज किया। इसका भी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। तो परिणाम ये हुआ कि उस दिन के बाद उसने भी ऐड डालना बंद कर दिया, समझ रहे। तो अगर इस तरह की सफलताएं मुझे मिलती रही तो मुझे विश्वास है एक दिन हम पूर्णतः सफल हो जाएंगे और ये शिक्षा माफिया कमजोर होते होते बर्बाद हो जाएंगे। और कमजोर, या तो ये पढ़ाना शुरू कर दे। हमारा मकसद इनको बर्बाद करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है पढ़े इंडिया, बिल्कुल सही पढ़ाना है, सही चीजें, सही पढ़े इंडिया तो सही बढ़े इंडिया, यही मेरा लक्ष्य है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया उमा भाई आपका। सर, डॉक्टर राजकुमार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस पॉडकास्ट से निकल कर आई। आपके घर में आपका बच्चा होगा, आप उस बच्चे को सिर्फ वहाँ मत भेज दीजिए जहाँ भेड़ चाल में पूरी दुनिया कह रही है कि बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, बहुत लाखों रुपए लग रहे हैं, पक्का बन के निकलेगा। थोड़ा एनालाइज कीजिए कुछ बातों को जो आपको डॉक्टर राजकुमार सर ने बोला। आपका बच्चा है, उसको समझिए, 12th तक उसको पढ़ने दीजिए, उसके बाद तय कीजिए कि वो कैसे, किस तरीके से आगे बढ़ेगा। और जो एजुकेशन माफिया हैं उनसे बचने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को बचाने की ज़रूरत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एजुकेशन माफिया को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे ज़्यादा जिसको आप टीवी पर देखते हैं, सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पर देखते हैं, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर जिसको देखते हैं, वो एजुकेशन माफिया है, ये पहचान है। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरी किताब तो खैर आ ही रही है, उसे आप लोग देखेंगे। और एक यूट्यूब चैनल भी है @NEET बॉटनी वाला, जिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बच्चों की काउंसलिंग करूँगा, उन्हें पढ़ाऊँगा। और जब कभी इस तरह की आवश्यकता है, मैं शिक्षा जगत के लिए काम करता ही रहूँगा। आंधियों का रुख हमारी ओर है, बेशक रहे। आंधियों का रुख हमारी ओर है, बेशक रहे। ये नहीं होगा कि हम चिराग जलाना छोड़ दें। क्या बात है सर, क्या बात है, अद्भुत। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।